बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन स्पाइन का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, अब आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विच इज स्पाइनल कर्व्स। एज इट नेम इंडिकेट्स दैट, बात करें क्योंकि ह्यूमन स्पाइन के, तो ह्यूमन स्पाइन के अंदर जो कर्व्स प्रेजेंट होते हैं ना, आज हम उनको देखेंगे। अब इस टॉपिक के अंदर जो मेन चीज़ें हमने देखनी है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हम देखेंगे कर्व्स कौन कौन से होते हैं। कुछ हमारे पास प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। ये तो हो गया जनरल सा इसका इंट्रो। उसके बाद जो मेन चीज़ हमने इसमें पढ़नी है वो आती है जिसकी डिफॉर्मिटीज़। उन डिफॉर्मिटीज़ के अंदर जो हमारे पास आता है ना, वो एक हमारे पास आती है जी हमारे पास लॉर्डोसिस, इसको हमने देखना है। सेकंड पे हमारे पास आता है काइफोसिस और थर्ड पे हमारे पास आता है स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस के फर्दर हम दो टाइप्स को देखेंगे, जिसमें एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस एंड द सेकंड वन इज नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस। तो ये थे हमारी एक आउटलाइन जो आज इस वीडियो के अंदर हमने जिन जिन चीज़ों को डिस्कस करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्पाइनल कर्व से। अच्छा जी, स्पाइनल कर्व्स हमारे पास जो है ना वो 4 स्पाइनल कर्व्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारी स्पाइन में। सबसे पहले होता है हमारे पास सर्वाइकल, फिर आता है थोरैसिक, फिर आता है लंबर और एंड पे हमारे पास आता है जी सैक्रल। अब ये कर्व किस तरह से होते हैं हमारे पास कर्व, ये हमारी बॉडी का आप कह लो कि एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। हम बनाएंगे लेटरल व्यू स्पाइन का, ठीक है। अगर हम लेटरल साइड से देख रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से कर्व्स हैं। हमारे पास सर्वाइकल कर्व होता है हमारे पास थोरैसिक कर्व होता है, हमारे पास हमारा लंबर होता है एंड देन हमारे पास हमारा सैक्रम होता है। तो ये हमारे पास हैं जी 1 2 3 और 4 कर्व्स हमारे पूरे हो गए। ये हम देख रहे हैं लेटरल साइड से, ठीक है। लेटरल व्यू है स्पाइन का। अब लेटरल साइड पे ये आगे वाली साइड है और ये पीछे वाली साइड है। अगर हम देखा जाए सर्वाइकल और लंबर को, ये है सर्वाइकल और ये है लंबर, तो अगर इनकी हम शेप देखें तो आगे वाली साइड पे क्या है, ये इनवर्ड कर्व है ना, इनवर्ड कर्व आगे। तो एंटीरियरली जो होते हैं सर्वाइकल और लंबर वो क्या होते हैं, कनकेव होते हैं, ठीक है। एंड कनकेव होते हैं एंटीरियरली कौन, सर्वाइकल और लंबर। अगर आप एक याद करते हो ना, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये याद हो गया तो आपको पता है अगर ये एंटीरियरली कनकेव है तो पोस्टीरियर क्या होंगे, कन्वेक्स होंगे। अच्छा, अगर ये और जो थोरैसिक होता है सैक्रल बिल्कुल ऑपोजिट। अगर ये एंटीरियरली कनकेव हैं तो अगर हम देखें थोरैसिक और सैक्रल को, तो ये कनकेव किधर है, पोस्टीरियर साइड पे कनकेव है। तो थोरैसिक और सैक्रल पोस्टीरियरली कनकेव। अगर ये पोस्टीरियरली कनकेव है तो बचा कन्वेक्स, तो कन्वेक्स क्या होंगे, एंटीरियरली। समझ लग गई। तो ये थी हमने बात कर ली कि शेप की, कि हमारे कर्व्स की। होप्स हो कि ये क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा से आप लोग जो है ना वो देख लो रिवर्स करके। अच्छा जी, अब हमारे पास ना 2 तरह के कर्व्स होते हैं। एक होते हैं, कुछ होते हैं 2 कर्व्स होते हैं हमारे पास प्राइमरी कर्व्स और कुछ होते हैं हमारे पास सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी किस बेसिस पे किया जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो कर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो प्राइमरी, और कुछ जो बच्चा की डेवलपमेंट के साथ साथ जो बनते हैं ना वो सेकेंडरी। अब जब आपको एक बात याद रखो कि जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपनी गर्दन नहीं ठहरा सकता, गर्दन पे कौन सा कर्व होता है, सर्वाइकल, यानी उसका सर्वाइकल कर्व नहीं होता अभी, ठीक है। अभी उसका वो तो मतलब सर्वाइकल और लंबर, सर्वाइकल को आपने लंबर के साथ याद रखना है। तो जो सर्वाइकल और जो लंबर कर्व्स होते हैं ना ये प्राइमरी कर्व्स नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, ये बनते हैं बाद में। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं जी, इस सर्वाइकल को, लंबर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कर्व। तो जो थोरैसिक और सैक्रल ये प्रेजेंट होते हैं तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, प्राइमरी कर्व्स। होप्स हो कि आपको कौन स्पाइनल कर्व्स की जो है ना वो समझ आ गई होगी कि 4 तरह के कर्व्स होते हैं, कौन सी साइड कनकेव होती है, कौन सी कन्वेक्स होती है, कौन से प्राइमरी होते हैं, कौन से सेकेंडरी होती हैं। तो ये तो था सारा इंट्रोडक्शन अबाउट फैक्टर्स को, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पाइनल कर्व्स पे इफेक्ट करते हैं, और उसके अलावा बेनिफिट, यानी कि स्पाइनल कर्व्स अगर ना होते या स्पाइनल कर्व से हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आ रहा है हमारी स्पाइन से। अच्छा जी, अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स में हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे आता है, बुक में लिस्ट डाउन किए हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं। हेरिडिटी, यानी कि आपकी इनहेरिटेंस भी इसमें कोई ना कोई रोल प्ले कर रही होती है। सेकंड हमारे पास आता है जी पैथोलॉजिकल कंडीशंस। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि आया कि बोन के अंदर या कोई कहीं भी कोई पैथोलॉजी तो नहीं चल रही। अगर कोई मसला है, कोई डिजीज़ या कोई पैथोलॉजी चल रही होगी तो उस वजह से वहाँ पर हमारे कर्व्स के अंदर कोई ना कोई मसला भी हो सकता है, ठीक है। कोई लॉर्डोसिस हो सकता है, कर्व का कुछ भी मसला हो सकता है, वहाँ पे कोई इंजरी या कुछ इस तरह से, तो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। और इंडिविजुअल मेंटल स्टेट,
अच्छा जी, मेंटल स्टेट अब किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है। अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देखें ना, तो मेंटल स्टेट बेसिकली हमारे एक बंदा जब मेंटली अनस्टेबल है, ठीक है, अब उसका मतलब ये कि है कि उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, कोई भी एक्शन जो है वो, उसका सिग्नल कहाँ से आता है, ब्रेन से। अब एक ब्रेन ही अपने जो है वो सही नहीं है, ठीक है, सही नर्वस सिस्टम से काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, प्रॉपर जो है हमारे पास वो इम्पल्सेस नहीं आएंगी, या बॉडी का पोस्चर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा। जब बॉडी का पोस्चर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा तो फोर्सेस इम्बैलेंस लग रहा होगा, कहीं कुछ ज़्यादा, कहीं उसकी पोजीशंस ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से स्पाइन पे लोडिंग जो होती है ना, बहुत ही इनबैलेंस किस्म की आएगी। जब वहाँ पे प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा तो उस वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे कोई कर्व्स का कोई एग्जैजरेट कर सकता है, कोई कर्व, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है मेंटल स्टेट इफेक्ट कर सकती है। और फिर नेक्स्ट वही बात आ गई है कि फोर्सेस जो हैबिचुअली एक्ट करती हैं। अब एक बंदा है जो कि काम ऐसा करता है कि जिसमें उसकी लंबर को है बार बार एक्सटेंशन में जाती है, ठीक है, अब उससे क्या होगा, उसकी हैबिचुअली उस पर इतनी ज़्यादा लग कि उसका जो लंबर का कर्व होगा वो एग्जैजरेट कर जाएगा, वो लॉर्डोसिस में चला जाएगा। या एक बंदा है जिसकी लिफ्टिंग में कुछ इस तरह के टेक्निक्स लेता है या कुछ इस तरह से करता है कि उसका जो काइफोटिक जो है ना वो कर्व इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फोर्सेस जो हैबिचुअली लग रही होती हैं ना, वो भी कोई ना कोई रोल इफेक्ट कर देती हैं अपना फिर हमारे पास कर्व्स वगैरह पे, ठीक है। तो ये तो थे जी हमारे पास कुछ फैक्टर्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट होता है हमारे पास हमें स्पाइनल कर्व्स का। अब वो कहते हैं कि स्पाइनल कर्व्स अगर ना होते तो क्या होता, हमारी जो बॉडी की हमारी जो मतलब स्पाइन है, अब वो कर्व्स है ना उसके अंदर, अगर उसमें कर्व्स ना होते तो उसने क्या होना था, स्ट्रेट होना था। अगर वो स्ट्रेट है, हमारी स्पाइन स्ट्रेट है, अगर उस पर कोई लोड लगता है ना तो वो इतनी एबल नहीं होना था उसने कि वो लोड को ज़्यादा बेयर कर सके, यानी शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी कम होनी थी और इंजरी के चांसेस ज़्यादा होने थे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि एक बंदे की कैपेसिटी ही बहुत कम है शॉक अब्जॉर्बेंस, अगर थोड़ा सा भी लोड ज़्यादा आएगा क्या होगा, एक तो वो बेयर नहीं कर पाएगा, दूसरा इंजरी हो जाएगी। कर्व्स का फ़ायदा यही है कि जो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है ना हमारी स्पाइन की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। जब वो इंक्रीज़ करती है तो रिस्क ऑफ इंजरी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमें फ़ायदा होता है किसका, हमारे स्पाइनल कर्व्स का। आई होप सो कि इधर तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने देखना है स्पाइनल कर्व्स कितने होते हैं, प्राइमरी देखे, सेकेंडरी देखे, फिर हमने देखा कनकेव साइड, उसकी कन्वेक्स साइड, हमने इतना सा देखा। फिर उसके बाद हमने देखे जी कुछ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, और हमने देखा जी इसका हमें आया कि बेनिफिट क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा है स्पाइनल कर्व्स की। बेसिकली आप इसको उसकी इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गई जी सारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइनल कर्व्स। अब हम जाएंगे जी मेन डिफॉर्मिटीज़ के ऊपर।